तो भैया क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को देखिए हम अनसॉल्व पेपर का सलूशन करा रहे थे। तो हमारा सेट नंबर 6 जो है वो चल रहा था। तो उसका देखिए हमें आज दूसरा पार्ट जो है सॉल्व कराना है और दूसरे पार्ट में सेट नंबर 6 जो है हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेट नंबर 7 पड़ता है और उसके लिए भी एक हम क्लास ले लेंगे। उसके बाद जो अनसॉल्व पेपर का सलूशन है वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मैंने जो आप सभी लोगों के समक्ष कहा है 70 सवाल सीरीज वाली क्लास जो है वो आपको मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, 20 तारीख के पहले पहले सब हम खत्म कर देंगे, 20 से 22 तारीख बस, ठीक है। 70 सवाल सीरीज को भी हम समाप्त कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्योंकि विद्यालय में भी पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता और आप देखते हैं कि हम लगातार फिजिक्स की भी क्लास आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की क्लास नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर लीजिए। हमारे सेकंड चैनल का नाम है बालाजी स्टडी कोचिंग, जिस पर हम संपूर्ण फिजिक्स विषय के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार। डेरिवेशन को भी अभी बताएंगे आगे हम ट्रिक से कि कैसे आप डेरिवेशन को तैयार करें, है ना। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आप लोगों को हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे जो है खंड सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो का पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x, ये रैखिक अवकल समीकरण है। कई बार मैंने बताया कि रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं 5 से 8 नंबर में आता है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो जो 70 सवाल वाली सीरीज प्रोवाइड करेंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन को हम उठाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी पहले तुलना करते हैं, इस अवकल समीकरण की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किस भाई, बेसिक इक्वेशन से dy/dx, है ना, और प्लस ये py इक्वल टू क्यू से ही करेंगे। से करने पर जैसा कि आप सभी को पता है, और देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं भैया क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ें, ठीक। हमारा मनोबल बढ़ना चाहिए, तभी तो आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें भाई प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर p के स्थान पर कितना cot x, बाकी वही है। तो तुलना करने पर p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी cot x, और q की वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी भैया 2x मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, समाकलन गुणांक की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन। इसका रूल आपको पता होगा, कई बार आपको बता चुके हैं। e की पावर क्या होता है भैया p dx, क्या होता है p dx। ये ना समझ में आए कि एक बार p dx होगा कि py होगा, तो p की वैल्यू जिसके पदों में, जैसे x के पदों में तो जाहिर सी बात p dx ही लगेगा। ये हो जाएगा e की पावर, p की वैल्यू है cot x dx। cot x का समाकलन सभी लोग जानते हैं, e की पावर कितना होता है, cot x का समाकलन कितना होता है log sin x। तो जब e की पावर log हो तो जो ये चीज़ होता है इसी के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, sin x के। ये बात भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है। इतना मिलने के बाद हम क्या करते हैं, अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण का हल या अवकल समीकरण का हल। और देखिए इसका कोई उपाय नहीं है, इसका फार्मूला आपको आना ही चाहिए। अवकल समीकरण का हल क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटू में क्या होता है, q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, है ना, और इंटू में dx प्लस का c। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है। और जो कि यहाँ पर देखिए भैया विशिष्ट हल ज्ञात करना है, क्योंकि दिया गया है कि यदि y बराबर 0 x बराबर π/2 हो तब आपको मान निकालना है, मतलब हल ज्ञात करना है अवकल समीकरण का। इसको बोलते हैं अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे sin x है बराबर क्यों की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे 2x आई है। इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे sin x आई है इंटू में dx, और प्लस का कितना हो जाएगा c। क्वेश्चन देखिए भैया बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो बेटर है। ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो y इंटू ये कितना हो जाएगा sin x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 आपका बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू में कितना हो जाएगा sin x dx प्लस का c। खंडशः समाकलन करना जानते हैं ना, x sin x में आइलेट सूत्र जब लगाएंगे, आइलेट तो t बाद में आता है, a पहले आता, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है। तो इसका समाकलन देखिए डायरेक्ट आपको करके बताते हैं। देखिए फर्स्ट उठेगा sin x का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, पता है ना आप लोगों को। उसके बाद माइनस लगाते हैं, समाकलन के चिन्ह के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और sin x का समाकलन करेंगे, दूसरा फंक्शन sin x को माना ना, तो sin x का समाकलन करेंगे माइनस cos x होगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, और इंटू में हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dx प्लस का c। तो ये आ जाएगा x
cos x और यहाँ पर बचा cos x। cos x का समाकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे sin x होता है भैया, प्लस का होता है, प्लस का ये sin x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा c। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर क्या हम डायरेक्ट रख सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ जगह थोड़ा कम है ना, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे भाई डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको नीचे कर देते हैं क्योंकि अभी हमको आगे भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा y इंटू में sin x बराबर 2, इसका समाकलन हमने किया तो कितना हमें मिला x cos x और प्लस का sin x और प्लस का c, यही तो मिला। अब हमको इसमें x और y की जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर रख देंगे, x और y की जो वैल्यू दी है वो रख के यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। हालांकि आंसर ये हमारा यही है। अभी ये ना कहते, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अगर अभी ये ना कहते कि यहाँ पर जो है x y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 2 तो आंसर आ गया था, लेकिन उन्होंने बोला है तो चलिए वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू शून्य रखेंगे, इधर का पूरा शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा 2, और देखिए x की वैल्यू हमको कितनी रखना भैया पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 और प्लस का फिर कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और प्लस कितना है भैया c। तो देखिए ये 0 हो गया, ये देखिए cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। ये sin 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1, 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस c, तो c बराबर कितना आ जाएगा -2। अतः ध्यान दीजिएगा यहाँ का अतः जो है हल्का हटा दीजिएगा एक बार लास्ट में, अतः ओके। अब क्या करेंगे, देखिए हमको c की वैल्यू पता चल चुकी, अभी c का मान उठा करके यहाँ रख देंगे इसी समीकरण में जो आया था मेरा, क्या आया था y sin x बराबर है ना माइनस का 2x cos x, देखिए गुणा करेंगे ना 2 और x cos x है, माइनस का x आया था, देखिए मैंने माइनस नहीं लिखा है, यहाँ माइनस था आपका, कोई दिक्कत भी वैसे भी नहीं, c की वैल्यू आएगी -2 ही। तो जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो -2x cos x हो जाएगा और sin x का गुणा 2 से करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 sin x और c की वैल्यू -2। अब ये जो आपका आंसर होगा ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है जिसमें रैखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए बोला गया था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आज की इस क्लास में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, कारण क्योंकि ये सेट नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। और अब समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जितने छोटे क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करा दिए। यहाँ पर सब 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं और 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्नों का जो टोटल वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 74 मार्क्स के होते हैं 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न, जैसा कि आप सभी को बताया भी गया है। इसे मैं रब कर दूँ यहाँ पर, अभी सर रब करूँगा तभी तो भैया अगला क्वेश्चन बताऊँगा भाई। तो भैया चलिए 6 का खा पार्ट देखते हैं। 6 के खा पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भाई, पहले इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे फलन को हम, तो लिखेंगे माना, क्या माना, x अपान में x माइनस a x माइनस b x माइनस c। इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे, a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b प्लस c अपान x माइनस c। तोड़ना आप सभी लोग जानते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर बचेगा x अपान में x माइनस a x माइनस b x माइनस c बराबर, यहाँ पर देखिए a के बट्टे में x माइनस a है तो कमी किसकी है, x माइनस b और x माइनस c की, प्लस b के बट्टे में x माइनस b है यानी x माइनस a और x माइनस c की कमी है, और c के अपान में x माइनस c है यानी x माइनस a और x माइनस b की कमी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा, पूरे के बट्टे में आपका हो जाएगा x माइनस a x माइनस b x माइनस c। ये हर इस पूरे हर से आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया ही है। यहाँ बचा x बराबर ये आपका बचा a x माइनस b x माइनस c प्लस b x माइनस a x माइनस c प्लस c x माइनस a x माइनस b। धैर्य के साथ देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या करने वाले हैं, a b c है तो हम एक बार x बराबर a रखेंगे, इसमें हमको a b c की वैल्यू ही तो निकालनी है, मेन काम हमारा तो यही है। जब a b c की वैल्यू आ जाएगी रख देंगे, समाकलन कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब x बराबर a रखेंगे तो x माइनस a यानी 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 और ये पूरा पोर्शन 0 क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस a है। तो जब a रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर a और यहाँ कैपिटल A,
ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a माइनस सी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी वो a अपान a माइनस बी और a माइनस सी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर b रखेंगे। जब x बराबर b रखेंगे इसमें, तो आप देख सकते हो x बराबर b रखने पर b माइनस बी, ये a वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब b रखेंगे तो b माइनस बी, ये c वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ये केवल बचेगा आपका x के स्थान पर b, और इधर बचेगा b माइनस ए बचेगा और b माइनस सी बचेगा। अर्थात यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल b बटे में b माइनस ए और b माइनस सी। इस तरीके से b की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब हम x बराबर c रखेंगे, क्या करेंगे, x बराबर c रखने पर हमको a b c की वैल्यू ही चाहिए। जब भैया c रखेंगे तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ c रखेंगे तो ये a वाला पूरा पोर्शन जीरो, यहाँ c रखेंगे x के स्थान पर ये वाला पूरा पोर्शन जीरो। जब c रखेंगे तो x के स्थान पर c हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c, x के स्थान पर c माइनस ए और ये c माइनस बी। तो जब c की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा c अपान में c माइनस ए c माइनस बी। इस तरीके से हमने क्या किया, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है तो ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम रब करेंगे, यहीं पर काम चला लेंगे। आपको इतना करने के बाद आपको लिखना है कि ए बी सी का मान रखने पर, क्या करने पर, ए बी सी का मान रखने पर। ठीक, इसको रब करें। देखिए ए बी सी का मान रखेंगे और कर देंगे यहाँ पर हम क्या भाई, समाकलन। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ए बी सी का मान रखना है और क्या कर देना है भाई, समाकलन कर देना है। ठीक है, चलिए भाई जब हम समाकलन करेंगे, इसको थोड़ा और रब कर देते हैं। देखिए जब हम इसमें a का मान रखेंगे, a के स्थान पर कितना है, a अपान में a माइनस बी और a माइनस सी, यही तो है। और समाकलन किसका हो जाएगा, 1 अपान x माइनस ए का इंटू में dx। फिर प्लस लगा है, ये हो गई वैल्यू, मैंने a के स्थान पर रख दिया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पर भैया a है, देखो सब पूरा स्याही ज़्यादा आ गई। ठीक है, इसको सही कर देते हैं, a अपान था। अब b के स्थान पर वैल्यू रखेंगे, b के स्थान पर वैल्यू कितनी है, b अपान में b माइनस ए और b माइनस सी इंटू में कितना है, 1 अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, तो समाकलन तो केवल इसी का होगा ना, 1 अपान एक्स माइनस बी का, क्योंकि बाकी वैल्यू जो है वो अचर है आपकी। फिर c के स्थान पर वैल्यू रख देंगे प्लस लगा करके, क्योंकि आगे क्या है आपका प्लस का c, तो c के स्थान पर वैल्यू रखना है c अपान में c माइनस ए और c माइनस बी। समाकलन किसका हो जाएगा, 1 अपान एक्स माइनस सी। मतलब मैंने क्या किया है, पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ा है, फिर मैंने क्या किया है, x बराबर ए बी सी रख करके ए बी सी की वैल्यू निकाली है, कैपिटल ए बी सी की वैल्यू। वो वैल्यू आने के बाद हमने फलन में पुनः पुट कर दिया है, अचर चीज़ को हमने बाहर निकाला है। अब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा a अपान, ये कितना आ जाएगा भाई, देखिए भाई ये आ जाएगा आपका a माइनस बी ए माइनस सी, 1 अपान एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस ए, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है। इसी तरीके से हो जाएगा बी अपान बी माइनस ए बी माइनस सी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस बी। बात समझ में, प्लस सी अपान में सी माइनस ए सी माइनस बी। 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी होती है और समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स माइनस सी और प्लस सी, और ये आपके इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस तरीके से इसको आंशिक भिन्नों द्वारा क्या करना था भैया, समाकलित करना था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये भैया नीचे का पोर्शन है, याद रखिएगा पहले का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे यहाँ पर हम रब कर देते हैं भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के गा पार्ट की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो गा पार्ट है भैया बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए अब आपका जो समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर है उसमें साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल बचा है, जिसमें वृत्त परवलय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वृत्त का क्वेश्चन आया है मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जैसा नहीं लिखा है, इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका केंद्र भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, भैया उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, बराबर जो लगा है माइनस 2x बराबर 8 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 2x को पास ले आओ, पहली बात तो थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए ना। एक्स स्क्वायर 2x को इधर ले पास इसके माइनस 2x, और प्लस वाई स्क्वायर 8 को इधर ले आए माइनस 8 बराबर 0। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटाना भी तो पड़ेगा, तो एक घटा दिए बराबर 0। ये हो जाएगा।
देखिए ये इतना बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और ये आपका देखिए -8 -1 कितना हो जाएगा 9, और इस y स्क्वायर को ले सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 8 एक -9 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +9, और इस +9 को हम कितना लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब तुलना करो, वृत्त का समीकरण क्या था की तुलना करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर, याद है आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा था कक्षा 11 में, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना पड़ा था r स्क्वायर। तो आप देखो h कामा k क्या थे केंद्र, तब जब वृत्त का यहाँ पर केंद्र आएगा वो आपका h कामा k था कि नहीं था। जब वृत्त की ये समीकरण थी तो ये त्रिज्या थी, h कामा k वृत्त का केंद्र था। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो h की वैल्यू आ रही है भैया तुलना करने पर वो आपकी आ रही है 1 और k की वैल्यू आ रही है आपकी 0। तो ये आपका हो गया केंद्र, और रेडियस यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी 3 तुलना करने पर। तो यहाँ पर एक हम सर्किल बना लेते हैं, तुरंत बना लिए, चलो बन गया सर्किल। ठीक, तो जो सर्किल का केंद्र है भैया ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र वो 1,0 बोला गया। अच्छा इसका मूल बिंदु कहाँ होगा, मूल बिंदु यहाँ कहीं होगा कि नहीं 0,0। अब बोल रहे हैं इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो 3 है, तो अगर इसकी रेडियस 3 है और a के यहाँ तक चला है तो इस मूल बिंदु से ये पॉइंट की जो दूरी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो इस बिंदु का निर्देशांक 4,0 होगा कि नहीं भैया। अगर केंद्र बोला गया 1,0, अगर यहाँ मूल बिंदु होगा तो 1,0 इसके आगे तो 1 होगा, और इससे रेडियस 3 बोली गई, तो इसके आगे की रेडियस अगर मतलब त्रिज्या 3 है तो यहाँ से दूरी कितनी है आपकी 1 है, तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 4। तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 4,0। अभी ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका केंद्र 1,0 है। तो लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, आप सभी लोगों ने पढ़ा है जैसे हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे ये 4 चतुर्थांश है, देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं। तो एक चतुर्थांश पर हम क्या करते हैं भैया, एक पट्टिका खींच लेते हैं, एक आयताकार पट्टिका। ये y चिकन तो इसको y मान लेते हैं, जिस अक्ष पर खींचे जैसे x अक्ष पर खींचे तो इसको dx मान लेंगे। और चूंकि ये ऐसे चतुर्थांश 4 हैं तो हम क्या करेंगे, जब अभीष्ट पूरे चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और समाकलन के प्रयोग में आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले लिमिट रखते हैं। कहाँ से लिमिट रखेंगे, 1 से 4 तक, क्योंकि इस इतने भाग की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, और ऐसे चतुर्थांश 4 हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये 1 से 4 लिमिट हो जाएगी। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयताकार पट्टिका हमने छोड़ी, आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई y चौड़ाई dx, तो y dx हो जाएगा कि नहीं। ये आपने समाकलन के प्रयोग में पढ़ा भी है। क्या कहते हैं, वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए y dx लगाते हैं। y जो होता है वक्र के समीकरण से निकाला जाता है x के पदों में, तो ये हो जाएगा a = 4 इंटू में समाकलन 1 to 4, y की वैल्यू इसी वक्र कैसा वृत्त, ये वृत्त का समीकरण कितना है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो जब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। भैया देखिए क्या किया, y स्क्वायर को रोका, इसको उधर ले गए तो 3 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया √ लग गया, y की वैल्यू ये आ गई। अब आप लोगों ने एक समाकलन का सूत्र पढ़ा है, समाकलन ऑफ √a² माइनस x² dx। इसका समाकलन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। पढ़ा है ना सभी लोगों ने, इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। x के स्थान पर x - 1 है बस, अभी इसको आप x मानेंगे तो ये t के बराबर आ जाएगा, तो इसी रूप का ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dx बराबर dt हो जाएगा। a बराबर 4 गुणे इसका समाकलन करेंगे तो ये देखिए समाकलन करने पर a के स्थान पर 3 है और x के स्थान पर x - 1 है, तो ये हो जाएगा x - 1/2 √ इसी सूत्र में डाल रहे हैं। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस x² मतलब x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a² 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 साइन इनवर्स x/a। x की वैल्यू है x - 1/a की वैल्यू है 3। ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू 3 है यहाँ पर। अब लिमिट कितनी रखनी है, लिमिट रखनी है 1 से 4। पहले इसी फलन में हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा a बराबर 4 गुणे, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा क्योंकि 4 से गुणा किया है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ जब 4 रखेंगे 4 - 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जब यहाँ रखेंगे 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 से 9 जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। पहली बात तो लिमिट रखने कोई बात है नहीं।
और जब यही अपर लिमिट 4 यहाँ रखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 3/3 1 का मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन π/2, तो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा 9/2, और ये साइन इनवर्स 3/3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर माइनस लगाएंगे। अब इसी पूरे फलन में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, जब 1 पुट करेंगे भैया तो यहाँ 1 पुट करेंगे भाई, ये पूरा फलन है कि नहीं, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहीं पर 1 पुट करोगे, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तब भी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, साइन 0 की वैल्यू होती तो ये पूरा पोर्शन भी 0 आ जाएगा, तो -0 हो गया, हमने लिमिट फलन में पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा a बराबर 4 × 9/2 और गुणे में साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बराबर यानी π/2। अब भैया 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 9π, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग इकाई में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9π वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा 9π वर्ग इकाई। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, ये थोड़ा सा अलग था। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं भाई, ओके, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के घ पार्ट की ओर, जो कि प्रायिकता का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक पहला थैला है, ठीक है, जिसमें 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और एक दूसरा थैला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट थैले में लाल जो गेंदें हैं वो कितनी हैं 4, काली जो गेंदें हैं वो कितनी हैं 4। फिर एक सेकंड थैला है, सेकंड थैले में जो लाल गेंदें हैं वो 2 हैं और काली जो गेंदें हैं वो कितनी है आपकी 6। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। भैया जाहिर सी बात है, अब 2 थैले हैं तो किसी न किसी एक ही थैले को चुना जाएगा। मान लेते हैं कि पहले थैले को जो चुने जाने की संभावना है वो आपकी E1 है और दूसरे को E2 है, ठीक है। तो अगर हम पहले थैले को भी चुन सकते हैं, क्योंकि 2 थैले हैं तो 50-50% चांसेस हैं, तो पहले थैले और दूसरे थैले के चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि पहले थैले को भी चुना जा सकता है, दूसरे थैले को भी चुना जा सकता है, क्योंकि एक को यादृच्छा चुना जाता है। फिर लिखा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है और एक गेंद को निकाला जाता है, तो दोनों से चूंकि एक गेंद निकाला गया है, भाई कोई भी थैला चुना गया तो पहला भी चुना जा सकता है, दूसरा भी चुना जा सकता है, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। इस बात की प्रायिकता याद करना है, जो कि लाल है वह गेंद भी लाल है, मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपको पहले दोनों थैलों से निकाल लेना है। मान लीजिए जब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना हो जब थैला पहला वाला चुना गया हो, तो R/E1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इसका मतलब होता है कि ये E1 घटना घटित हो चुकी हो तो R घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है, तो लाल गेंद के घटित होने की प्रायिकता निकालना है जबकि पहला थैला जब चुना गया हो। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, प्रायिकता इसकी निकालने के लिए पहला थैला चुना गया, पहले थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं तो आप कहेंगे 8 हैं, लाल कितनी है तो आप कहेंगे 4 हैं, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से दूसरे थैले से E2 से लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता, तो E2 में कुल गेंदें 8 हैं और लाल गेंदें कितनी है 2, तो दूसरे थैले से लाल गेंदें चुने जाने की प्रायिकता 1/4 हो गई। प्रश्न में यह कहा गया, देखिए यहां पर लगेगी बेज प्रमेय, बेज प्रमेय से प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में यह कहा गया कि प्रायिकता इस बात की ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। जो लाल गेंद है, लाल गेंद वो कहां से निकाली गई हो, लाल गेंद निकाली गई हो पहले थैले से। कंडीशन ये आपको लगाना है कि लाल गेंद तो निकाली गई, मतलब ये घटना तो घटित हो चुकी है, लेकिन वो पहले थैले से निकालेगी, इस बात की प्रायिकता निकालना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, लाल गेंद तो है लेकिन इस बात की प्रायिकता निकालना कि वो थैला आपका पहला हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/R की वैल्यू निकालना है। R यहाँ पर क्या है, लाल गेंद को प्रदर्शित कर रहा है। तो बेज प्रमेय से आप लोगों ने P E1/R को आप सभी लोगों ने पढ़ा है, किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, पूरे के बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1। और फिर प्लस दूसरे अगर दूसरा थैला है तो दूसरे को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2, यानी पहले और दूसरे थैले से जो भी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, ठीक है। इस तरीके तीसरा थैला होता तो और प्लस करते चले जाते।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई आर बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की वैल्यू है 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की, जबकि प्रोबेबिलिटी जो इवन थैला है वो चुना गया हो, इवन घटना घटित हो चुकी, पहला थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, तो पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/2 लिख लिया भैया, 1/2 बट्टे में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपन इवन की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू भी कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपन E2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे में आर बराबर ऊपर 1/4 हो जाएगा, नीचे आ जाओ 1/4 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ऊपर हो जाएगा 1/4 नीचे 1/8। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम 8 को ले लेंगे एलसीएम, ऊपर नीचे भैया 2 से गुणा कर दो, जानते हो ना जब हर बराबर नहीं होते तो 8 हो गया, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको रब कर दूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंगा पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंगा पार्ट में कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष कैपिटल A, B तथा C के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने सूत्र पढ़ा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सभी लोगों को पहले सूत्र आना चाहिए 1/2 मॉड AB क्रॉस वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर कितना होता है AC। अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करना है इसमें, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। कितना दिखाना है, इधर लिख देते हैं 1/2 मॉड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, ये दिखाना है। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो A का स्थित सदिश है, A के स्थित सदिश को लिखेंगे OA वेक्टर से, वो आपका स्मॉल वेक्टर है, और B का स्थित सदिश OB वेक्टर आपको दिया गया स्मॉल वेक्टर B, और C का स्थित सदिश दिया गया OC वेक्टर बराबर स्मॉल वेक्टर C। तो जब यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे, AB वेक्टर की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको AB क्रॉस AC चाहिए, तो AB वेक्टर की वैल्यू होती है OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से AB वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी OB वेक्टर की वैल्यू वेक्टर B माइनस OA वेक्टर की वैल्यू वेक्टर A, तथा इसी तरीके से जब हम निकालेंगे वेक्टर AC की वैल्यू तो ये मिलेगी OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। ये जहाँ पर OC OA क्या है, A और C के स्थित सदिश हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। OC की वैल्यू C वेक्टर है और OA की वैल्यू स्मॉल a वेक्टर है। इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 9, यहाँ पर लगा देंगे 9, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड AB क्रॉस AC हमको चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB क्रॉस AC पहले से ही ना निकालने हम, AB क्रॉस AC इसका और इसका वेक्टर B माइनस वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट करना वेक्टर C माइनस वेक्टर A से। ठीक, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो B का C के साथ हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, B का A के साथ हो जाएगा माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, A का C के साथ हो जाएगा माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। A का A के साथ आप जानते हो किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है आपका, है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस वेक्टर A वेक्टर B क्या वेक्टर C के साथ हुआ, वेक्टर B का A के साथ हुआ है, तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, वेक्टर B का A के साथ हुआ है तो B क्रॉस A लिखना चाहिए था मुझे, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। अच्छा, इनको जब आपस में बदलेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका वेक्टर A क्रॉस C है, इसको अगर हम चेंज करेंगे मतलब आगे लाएंगे C को, A को पीछे ले जाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। और किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू हमको मिल जाएगी AB क्रॉस AC वेक्टर की, और ये वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है तो रख देंगे। और इसको थोड़ा आगे पीछे इस तरह तो लिख ही सकते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C और प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A।
और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इतना होता है। देखो कितना आसानी के साथ सिद्ध हो चुका है। ए का स्थिर सदिश बी का स्थिर सदिश दिया था, आपने वेक्टर ए बी की वैल्यू निकाल ली। वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, फिर आपने वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर चाहिए ए सी की वैल्यू निकालने के लिए सी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश निकाल लिया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ ना करना पड़े, तो इतना आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा जो सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 के का पार्ट की ओर। ये एक आपका निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद जो खा पार्ट में दिया ये वो तो मैंने आप लोगों को सेट नंबर 1 में भी कराया, उसके पहले वाले सेट में भी कराया है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर में ही एग्जाम में आता है। करना कैसे, देखिए इसमें 2 प्रगुणों का यूज होता है, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, है ना। LHS में क्या है आपका I बराबर समाकलन ऑफ लिमिट 0 to π/2 और ये आपका हो जाएगा log sin x और ये आपका हो जाएगा dx। सबसे पहले प्रगुण यूज करते हैं अपर लिमिट से x को घटाने वाला, तो I बराबर हो जाएगा लिमिट π/2। प्रगुण नंबर 4 आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन। यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स dx। प्रगुण आपको पता ही है, लिमिट 0 to a fx dx बराबर लिमिट 0 to a fx माइनस ए, याद होगा आपको, पता होगा। उसी प्रगुण का यूज किया P4 का, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2। इसको देखिए समीकरण 1 मान लीजिए, और ये हो जाएगा लिमिट साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के dx। इसको मान लेंगे समीकरण 2 से, और जब ये प्रगुण हम लगाते हैं तो सभी को पता है दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। और देखिए जब log sin x में log cos x जोड़ेंगे तो log m प्लस log n होता है log mn, मतलब log sin x इंटू में कितना हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जब sin x cos x है तो इसको 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारा काम क्या होगा, देखिए 2i बराबर 1/2 तो बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा log sin 2x dx। इतना आपका बन जाएगा। यहाँ तक तो हमारे समझ से कोई समस्या नहीं होगी। देखो ये 1/2 जो हमने निकाल लिया गलत किया है, क्योंकि ये इसके बटे में है, sin 2x के बटे में है ना, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। गुणे में होता तब निकाल सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, है ना, और ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2। यहाँ log m/n का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log sin 2x dx और माइनस लिमिट 0 to π/2, और ये हो जाएगा log 2 dx। इतना हो जाएगा भैया आपका। log m के स्थान पर sin 2x, n के स्थान पर 2 है, तो log m माइनस log n होता है ना log m/n, तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज लिखा गया 2i बराबर। ये इसका समाकलन अभी अलग आसानी के साथ हम कर लेंगे, ठीक। इसको तब तक हम मान लेते हैं ये i1 है, माइनस इसमें log 2 आपका बाहर होगा, तो dx का समाकलन x हो जाएगा, और x के स्थान पर अपर लिमिट यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो i1 माने हम, i1 बराबर कितना माने हैं, लिमिट 0 to π/2, और ये माने हैं log sin 2x dx। इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे 2x बराबर t, तो हमको मिल जाएगा dx बराबर dt/2। इतना मानते हैं आपकी नहीं। अच्छा, इसी में लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो i1 बराबर हो जाएगा लिमिट 0 to π/2। देखिए 2x बराबर t माने हो ना, x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर 0 आएगा, x बराबर तुम π/2 रखोगे तो x बराबर ये कितना आ जाएगा, t बराबर पाई। देखिए x के स्थान पर π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर पाई, तो अपर लिमिट पाई हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली वही रहेगी, क्योंकि 0 रखने पर t का मान 0 ही मिलेगा। और ये हो जाएगा log sin 2x को कितना माना, t माना, और ये कितना हो जाएगा dt/2। तो 1/2 अब बाहर आ सकता है, क्योंकि 1/2 गुणे में i1 बराबर 1/2 बाहर हो गया, लिमिट 0 to π log sin t और इंटू में dt। भैया एक प्रगुण होता है। प्रगुण क्या होता है, देखिए प्रगुण ये होता है कि, प्रगुण लिख देते हैं आपके सामने। प्रगुण क्या होता है, लिमिट 0 to 2a fx dx, fx dx बराबर आपका होता है 2 लिमिट 0 to a f x dx। ये बात समझ नहीं,
यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो 2a होता है इसको अगर आगे ले आते हैं तो अपर लिमिट जो होती है आधी हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एफ एक्स के बराबर होगी, तब ये प्रगुण लगेगा। अब ये ऐसा है, देखो जब हम यहाँ पर साइन टी के स्थान पर पाई माइनस क्या करेंगे भाई, पाई माइनस टी करेंगे तो हमको साइन पाई माइनस टी पुनः साइन टी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम अपर लिमिट से टी माइनस करेंगे तो साइन पाई माइनस टी बराबर साइन टी ही होगा। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। ये कंडीशन फॉलो होने की वजह से देखो एक्स माइनस ए मतलब जो आपका अपर लिमिट है, यहाँ पर जो एक्स है इससे अपर लिमिट को माइनस किया जाए। ए माइनस एक्स है कि एक्स नहीं 2a माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर तो गलती हो गई, फिर हम लिखते गलत ही थोड़ा सा, 2a माइनस एक्स जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट से एक्स को माइनस करें तो वही फंक्शन अगर हमें मिले, जैसे यहाँ पर देखिए अपर लिमिट एक्स है तो यहाँ पर हम अपर लिमिट से टी को माइनस करेंगे तो साइन पाई माइनस टी साइन टी ही तो होगा, तो पुनः वही फंक्शन मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर चूंकि फॉलो हो रही, इसलिए इस वाले प्रगुण को हम लगा सकते हैं। तो ये वाला जब प्रगुण लगाएंगे तो I1 बराबर 1/2, ये 2a लिमिट का 2 गुना, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो यहाँ 2 लगा दी लिमिट। अब लिमिट पहले की आधी हो चुकी, मतलब ये पाई था तो भी हो जाएगा पाई/2 और ये हो गया लॉग साइन टी और ये डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो फलन बना ये पुनः वही बना जो अभी था, आप देख पा रहे हो आई के बराबर ये पूरा था। तो I1 बराबर कितना यहाँ से निकल के आ गया आई। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, समझ में ही बात, बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना था। इसको रब कर दूँ मैं, अब रब करेंगे तभी तो आगे काम चलेगा। इसको रब करेंगे और वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, चलिए रखते हैं। जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से खींच देते हैं तो ये हो जाएगा 2i बराबर I1 किसके बराबर हो गया, i के, माइनस वहाँ पर कितना बचा था पाई/2 और ये आपका log 2 बचेगा। ये i इधर आएगा, 2i से i जाएगा, i बचेगा, i बराबर माइनस का पाई/2 और ये कितना हो जाएगा log 2। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी RHS में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, निश्चित समाकलन का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको रफ कर देते हैं भाई और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये खा पार्ट भैया क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को इसी 2024 के सेट नंबर 1 में भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कई नंबर है, और ये अभी मैंने जो इसके पहले वाला 5वां सेट है उसमें भी ये देखो क्वेश्चन था। तो सेट नंबर 5 के 9वें के खा पार्ट को आपको कराया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेट नंबर 1 है, आप देख लेना अपने अनसॉल्व पेपर में, सेट नंबर 1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 2024 में तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो इसको बार बार कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, का और खा पार्ट भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना और रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह से सॉल्व करना, ये हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो जैसे यहाँ पर आपको अब सिंगल आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए नहीं बोला गया कि ए और बी का मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसका इन्वर्स ज्ञात करो। तो हम ए बी ज्ञात करना आपको बता दे रहे हैं। जब दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए 1 - 1 0, ए आव्यूह को लिख लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहे हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। ए आव्यूह हो गया और बी आव्यूह क्या दिया है, 3 - 15 5 - 1 6 - 2 1 - 5 2। इसका मल्टीप्लाई करना कितना आसान है बताइए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर ऐसे रो बनाते हैं और ऐसे कॉलम पर ऐसे। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3 है ना, 3 × 1 = 3, -1 और -1 का मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, 0 शून्य में कितना हो जाएगा 0। इस रो का इस कॉलम से हो गया, अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 15 × 1 कितना हो जाएगा -15, 1 और 6 का गुणा -6, 0 और इसका गुणा 0 हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 1 और 5 का गुणा 5, -1 और 2, -2 -1 का गुणा कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा भाई। 0 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 0। अब भैया पहली रो का तीनों कॉलम से हो चुका है। अब आ जाएंगे दूसरी रो का, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 1 कम कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 1 कम -3, 2 1 कम -2, 15 दूना -30, 15 दूना कितना होता है -30, देखिए -30 है ना, पर माइनस का होगा, 3 6 18,
-2 और -5 का गुणा प्लस का 10। इसी रो का इस कॉलम से करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी -6, 2 दूनी -4। अब तीसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे 3 दूनी -6, शून्य और माइनस ये माइनस, 1 और 1 का गुणा +1, 2 15 दूना प्लस का 30 क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 शून्यम शून्य, 1 और 5 का गुणा -5, 2 पंची -10 है ना, 2 शून्यम शून्य और 1 दूनी 2। इतना कर लेना है आपको। ठीक, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप भी आपको कितना मिलेगा, 3 1 कितना 4 और ये माइनस का 21 और ये मिलेगा 7 और ये मिलेगा, देखिए 3 2 5 माइनस का 5, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, 18 10 28 -30 से 28 जाएगा प्लस का तो माइनस का 2 बचेगा। ओके, 6 -6 -4 माइनस का 10, 10 से 10 जाएगा 0 बचेगा, -6 यहाँ पर 30 से 5 जाएगा 25 बचेगा और -10 और 2 ये कितना बचेगा, माइनस का 8। भैया इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, कहीं पर गलती होगी तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की। अब ये आप भी आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालना कितना आसान है। इन्वर्स निकालने के लिए इसके पहले सारणी का मान निकालेंगे, सेकंड आप भी बनाएंगे, फिर ए इन्वर्स उसका क्या कहते हैं एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसके बाद ए इन्वर्स बराबर 1/mod ए और इनटू में एडजॉइंट ए लगा देंगे, आपका ए बी इन्वर्स आ जाएगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन 8 का जो खा पार्ट है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये क्वेश्चन तो हमको लगता ही नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, तुम भी जानते हो अच्छे से, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हर सेट में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के का पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो का पार्ट है अवकलन का क्वेश्चन है। फलन के ऊपर फलन होता है, लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। और खा पार्ट तो मैंने अंतराल, वर्धमान और ह्रास मान के लिए कई बार आपको ज्ञात करना बताया है। ठीक है, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक बार अवकलन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 0 बराबर दिखाने के बाद अंतराल ज्ञात कर लेते हैं, वर्धमान ह्रास मान चेक कर लेते हैं, किस अंतराल पर वर्धमान है, किस अंतराल पर क्या ह्रासमान है। तो वो क्वेश्चन भी आपको कई बार बताया जा चुका है, कर डाली भाई। एक बार अवकलन करना होता है क्योंकि वो अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का ही टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो ये आपका है फंक्शन की पावर फंक्शन वाला, तो ये भी आप सभी लोग कर सकते हैं, अवकलन का क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को हम हिंट देंगे, आसान क्वेश्चनों को यहाँ कोई बताने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि आप लोग भी आसान क्वेश्चनों पर ज़्यादा समय देते नहीं। y बराबर, इसको काटिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है। y बराबर दिया गया है tan x की होल पावर cot x दिया गया है और प्लस दिया गया है sin x की होल पावर cos x दिया गया है। इसका समाकलन भैया करना है, तो देखो इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, अवकलन करने के बाद दोनों को जोड़ दो बस। तो यहाँ पर अलग अलग मान लो, माना y1 बराबर tan x की होल पावर cot x। अब फलन की पावर जब फलन होता है तो लॉग लेते हैं, तो log y1 बराबर, ये इसमें log लेने पर cot x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log tan x। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y1, y1 का अगेन करेंगे dy1/dx हो जाएगा कि नहीं, log y का अवकलन कितना हो जाएगा 1/y और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, cot x छूटेगा, log tan x का अवकलन हो जाएगा 1/tan x। ठीक, फिर tan x का अगेन करेंगे कितना हो जाएगा sec² x, प्लस लगाएंगे, सेकंड फलन को छोड़ेंगे log tan x को और cot x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा cosec² x, वो भी माइनस का, तो यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा आपका। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए dy1/dx बराबर, y1 इधर आ जाएगा गुणे में, देखिए 1/tan x को cot x ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot² x इंटू में sec² x माइनस का cosec² x इंटू में log tan x। बताओ, इतना लिखा जा सकता है ना। अब y1 की जब वैल्यू रख दोगे तो dy1/dx बराबर, y1 की वैल्यू कितनी माने थे tan x की होल पावर cot x और बाकी ब्रैकेट में जो आपका है वही उतरेगा। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये मैंने इसका अवकलन करके बताया, इसी तरीके से इसका अवकलन करोगे और दोनों को जोड़ करके लिख देना, बस क्या हो जाएगा आपका इस पूरे फलन का अवकलन हो जाएगा। तो ये सब भैया बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार कराए भी जा चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चनों को बार बार कराने का कोई मकसद नहीं है। अब एक सेट आपका और बचता है, सेट नंबर 7, जिसको मैं एक बार में ही सॉल्व करा दूंगा, वेट कीजिए। और उसके बाद जो 70 सवाल सीरीज मैंने आपको बताई है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है, उसकी क्लासेस लगातार आपको मिलेंगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।